हुआ है और साफ कह दिया है कि चीन से तनाव के बीच लद्दाख में निर्माण कार्य रुकेगा नहीं और भारत ने चीन सीमा तक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और तेज कर दिया है। पूरी दुनिया कोरोना को लेकर चीन को घेरने में लगी हुई है। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर चीन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और चीन काफी हद तक उससे भी बौखलाया हुआ है और कई जानकार भारत के खिलाफ बॉर्डर पर LAC परिशक्ति प्रदर्शन को उसी से जोड़कर देख रहे हैं। और इसी से जुड़ा हमारा ताल ठोके का स्पेशल एडिशन का सवाल भी यही कि कोरोना काल में भारत के बढ़ते कद से क्या चीन परेशान हो गया है? क्या कोरोना का पाप चीन शक्ति प्रदर्शन से मिटाना चाहता है, धोना चाहता है? सेना की तारीफ वाला ट्वीट, जी हां, कांग्रेस की बात आज हम करेंगे। सेना की तारीफ वाला ट्वीट कांग्रेस ने क्यों हटवाया, इस सवाल को जरूर उठाएंगे। और इस ट्वीट में क्या था, कांग्रेस को हिंद की सेना की तारीफ से परहेज क्यों है? ये तो है वो सवाल जो हम अगले 1 घंटे में उठाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा के पास। इस खबर को लगातार वो ट्रैक कर रहे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, तो करीब 4056 किलोमीटर लंबी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अगर मैं इस वक्त अपने दर्शकों को ये बताना चाहूं कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उनके लिए क्या है, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेटजी साफ है, टिट फॉर टैट, सैनिकों में कोई कमी नहीं, निर्माण कार्य नहीं रोका जाएगा। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या? अदिति, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत और चीन की सीमा निर्धारित करने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो 4000 किलोमीटर लंबी है, जो लद्दाख से शुरू होती है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। दर्शकों के लिए जो खबर मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा वो ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सेना की कहीं कोई कमी नहीं है। जिस जगह भी चीनी सेना अपनी तादाद बढ़ाएगी या बढ़ाई है, वहाँ पर उसके जवाब में पर्याप्त भारतीय सेना है और ये स्थिति पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। अगर उस जगह की बात करें लद्दाख की, तो आप अंदाज़ा सेना की ताकत का इससे ही लगा सकती हैं कि उस जमाने में यानी 1962 में तानसे में सिर्फ एक ब्रिगेड होती थी, 114 ब्रिगेड, जो 59 में वहाँ इंडक्ट हुई थी और उसमें भी सिर्फ 2 यूनिट, 2 रेजिमेंट, 2 बटालियन होती थी। आज उस जगह की सुरक्षा की जिम्मेदारी 4 ब्रिगेड संभालती हैं, यानी ताकत लगभग 4 गुना बढ़ चुकी है। उसके अलावा सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। ये स्थिति पूरे LAC में आप इसको एक मॉडल के तौर पर मान सकती हैं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। हाल का जो तनाव है उसके जड़ में भी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रफ्तार है। आपको मैं बताऊं कि आपको बहुत ताज्जुब होगा कि 2006 से पहले तक ये एक रणनीति के तौर पर माना जाता था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप न किया जाए, वहां पर सड़कें न बनाई जाए, वहां पर पुल न बनाए जाए, ताकि भविष्य में चीनी सेना आक्रमण करते हुए तेजी से आगे न बढ़ सके। 2006 में पहली बार इस पर ध्यान देना शुरू किया गया था और 73 स्ट्रैटेजिक रोड्स का फैसला किया गया था। रफ्तार सुस्त रही लेकिन काम शुरू हुआ। 2014 के बाद नई सरकार आने के बाद इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। 2019 यानी पिछले साल 44 और स्ट्रेटेजिक रोड्स का फैसला किया गया है। 17 टनल्स बनाने का फैसला 2015 में किया गया है। उनमें से इतनी महत्वपूर्ण सड़कें और टनल्स हैं जिनके जरिए पूरे साल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में सैनिक आवाजाही बनी रह सकती है। उसमें सेला की टनल है जहां पर 1962 में भारतीय सेना की बहुत बुरी तरह पराजय हुई थी। उसमें मनाली को लेह से जोड़ने वाली टनल्स हैं, यानी वो सारी टनल्स और सड़कें हैं जिनकी जरूरत LAC में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय सेना को चाहिए। अदिति मिश्रा, अगर मैं आपसे हमारे दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर बात करूं तो हमें 2017 में याद है किस तरह से 73 दिन तक डोकलाम में जो तनाव था वो चला था। अगर मैं आज मौजूदा हालात की बात करूं हमारे दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जी पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, उन्हें खबर समझाते हैं, क्या हालात इस वक्त उतने ही गंभीर है? लगभग इतने ही गंभीर है अदिति, लेकिन 2017 का जो डोकलाम क्राइसिस था उसमें भारत ने अपना अज़्म, अपनी माइट और अपना डिटर्मिनेशन शो किया था। 73 दिन तक वो तनाव चला था। चीन की तरफ से ग्लोबल टाइम्स जैसे जो उनके माउथ पीस है और दूसरी तरीके से उसने बहुत घुड़की देने की कोशिश की, लेकिन दरअसल वो उस मामले में भारत ने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। डोकलाम क्राइसिस में चीन को पीछे हटना पड़ा, ये बात इतिहास में दर्ज है। यहाँ भी भारत ने स्पष्ट कर दिया। दरअसल इस विवाद को अगर समझिए, अक्साई चीन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का वो इलाका है जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया था 50s में, जिसके बाद 1962 की लड़ाई की एक पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। वो अक्साई चीन के पास में दौलत बेग ओल्डी एक जगह है जहां भारतीय सेना की तैनाती रहती है। उस जगह को
तांगसे से यानी लद्दाख के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण किया गया। लगभग 245 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, जिसके जरिए दौलत बेग ओल्डी जैसी जगहों पर पहुंचने का जो समय है वो 12 से 14 घंटे हो गया है, जो पहले ये 20 से 22 दिन होता था जी। बाई फुट जाना पड़ता था। ये जो जगह है गलवान वैली, ये इसी सड़क से थोड़ी करीब 8 से 10 किलोमीटर अंदर की तरफ पड़ती है। गलवान नदी एक छोटी नदी है, वहां तो इसको नाला कहते हैं। गलवान नदी श्योक नदी से मिलती है, जिसके सहारे ये सड़क बनाई गई है 245 किलोमीटर लंबी, जिसको DSDBO रोड कहते हैं। गलवान नदी, गलवान वैली जो है उस पर भारतीय जो है एक ब्रिज बना रहे थे। उस जगह का भी विवाद चीन ने बहुत लंबे अरसे पहले शुरू किया। 1956 तक चीन उस जगह अपनी सीमा मानता था, गलवान नाले के दूसरी साइड। लेकिन उसके बाद चीन आगे बढ़ता चला आया और अभी भी वो उन इलाकों में अपना दावा कर रहा है जो अरसे से भारतीय सेना के कब्जे में थे। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया भारत ने कि न सैनिकों की तैनाती रुकेगी और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम में जरा सी भी ढील आएगी। शुक्रिया कृष्णमोहन मिश्रा इस वक्त की बड़ी खबर के लिए। तो कृष्णमोहन मिश्रा सुन रहे थे उन्हें साफ साफ ये कहते हुए कि हालात गंभीर हैं, तनाव है, लेकिन बड़ा सवाल जो कि आज हमारी बहस का बड़ा सवाल भी है, क्या कोरोना काल में जो उसने पाप किए। देखिए इस वक्त आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं, जल्दी से इन 3 तस्वीरों का मतलब आपको दिखा देती हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, जब शी जिनपिंग हिंदुस्तान आए हैं, प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। तो हिंदुस्तान ने दोस्ती भी दिखाई है, हिंदुस्तान ने कूटनीति भी दिखाई और अब हिंदुस्तान सैन्य शक्ति दिखा रहा है। आपको याद होगा कृष्णमोहन मिश्रा जी न्यूज बार बार आपको यह बता रहे हैं कि हिंदुस्तान अब टिट फॉर टैट की पॉलिसी पर आगे बढ़ रहा है। ना तो सैन्य शक्ति कम करेगा और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कम करेगा, ना ही उसे रोकेगा। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शाहनवाज हुसैन बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, रविंदर रैना भी हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सुनीत चोपड़ा लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ पूर्व राजनयिक फंचुक स्तोपदान सर भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाहनवाज हुसैन साहब, पहला कमेंट सर आप ही का। इस वक्त जो तस्वीरें और जो जानकारी जी न्यूज ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, कई अहम सवाल ये खड़े करती है। जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया उस पर 1 मिनट में सर आप अपना पहला रिएक्शन दे दें। देखिए, एक बात देश को मालूम होना चाहिए कि अगर चाइना को ये लगता है कि 62 का भारत है तो वो नहीं है। ये वो भारत है जो अपनी सीमा की रक्षा करना जानता है, अपने देश की रक्षा करना जानता है। देश के स्वाभिमान पर कोई चोट पहुंचाए इसको स्वीकार करने वाला भारत नहीं है। भारत हर मामले में अपनी हिफाजत के लिए सक्षम है। जहां बॉर्डर पर जिस तरह की चर्चा हो रही है, जिस तरह आपने वो न्यूज ब्रेकिंग दिखाई, उस मामले में चाइना एक ऐसा देश है जो पूरे दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। कोरोना से जो पूरे दुनिया के लोग पीड़ित हैं, उसको कोरोना वायरस नहीं, लोग चाइना वायरस ही कहते हैं। और मैं मानता हूं कि जिस तरह की हरकत हो रही है और जिस तरह की साजिश हो रही है, हमारे एक मित्र हैं दुग्गल साहब, वो गए थे अभी कुछ दिन कबल बॉर्डर पर, अब वो झील के किनारे ही गए थे और वहां पर देखकर वहां की तस्वीर मुझे उन्होंने भेजी थी और तभी बताया था कि किस तरह चाइना वहां पर जो हरकत कर रहा है। लेकिन भारत के लोग जो मजबूत होता है वो संयम रखता है, और चाइना जो ज्यादा बेताब हो रहा है क्योंकि पूरे दुनिया में वो घिर गया है। आज अमेरिका हो, यूरोप हो, पूरे दुनिया के देश चाइना के खिलाफ लामबंद है। जिस तरह चाइना की हरकत है तो वो जानबूझकर पूरे दुनिया का ध्यान बांटना चाहता है और इसकी हर साजिश को नाकाम करेंगे। ठीक, शुभ्रांश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। शुभ्रांश राय, जहां पर शाहनवाज हुसैन ने छोड़ा, चाइनीज वायरस है, दुनिया उसके खिलाफ लामबंद है, हिंदुस्तान विश्वगुरु के तौर पर उभरा है, यही वो जलन है जो हमें बॉर्डर पर शायद दिखाई दे रही है इस वक्त। ध्यान भटकाने की कोशिश भी कह सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन से अपने पाप धोने की कोशिश भी कह सकते हैं। देखिए अदिति जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक चाइनीज वायरस है, ठीक है। इस विषय पे कोई दो मत राय नहीं है, क्योंकि अगर उसने मानवता का वो धर्म जो भगवान बुद्ध ने दिया था, अगर वो बताया होता पूरी दुनिया को, तो आज हम या पूरा संसार इस तरह से परेशान नहीं होता। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोई भी हिंदुस्तान के अलावा दुनिया का कोई भी देश हो, उसको एक बात समझना पड़ेगा कि 135 करोड़ देशवासियों का हिंदुस्तान है और यहाँ के वो युवा हैं जो हर साल अपने आप में $1 बिलियन कंपनी खड़ी करते हैं।
तो ये है उनका देश प्रेम, ये है उनका टैलेंट। और जहां तक रही हमारे हिंद की सेना की बात, तो हमारी हिंद की वो सेना है जो लोगों को बता चुकी है, दिखा चुकी है अपने दुश्मनों को कि हम प्यार से बात करते हैं, तो सहनशीलता को तुम हमारी कमजोरी मत समझना। अगर हम अपने पे आएंगे तो हम तुम्हें चीर देंगे। असलहा हमारे हाथ में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक हिंदुस्तानी का जोश है जो किसी का गर्दन तोड़ने के लिए सफिशिएंट है। तीसरी एक सबसे बड़ी बात देखिए, आज हमें को आज मतलब एक ऐसी स्थिति का हम एक वो हिंदुस्तान है जहां सबसे बड़ा टैलेंट है और सबसे बड़ी खपत करने की मार्केट है। तो हमारी बाइंग कैपेसिटी भी है और हमारी खपत कंज्यूम करने वाली भी कैपेसिटी है। तो दुनिया का कोई भी देश हो, हमसे वो प्यार से तो बात कर सकता है, लेकिन अगर हमसे कोई उलझने की कोशिश करेगा तो एक बात ये समझ लीजिए कि ये वो हिंद की सेना है जो किसी को नस्ते नाबूद करने का दमखम रखती है। ठीक, ये अधीर रंजन चौधरी ने जब बोला था तो कांग्रेस पार्टी को बुरा क्यों लग गया था? ये सवाल मैं उठाऊंगी आगे आपसे। ये सवाल मैं उठाऊंगी आपसे, जो अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी को उतनी अच्छी क्यों नहीं लगी थी, ये भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी। सुनी चोपड़ा, जल्दी से आपका कमेंट, क्यों कर रहा है चीन ऐसा? ध्यान भटकाना चाहता है, भारत के बढ़ते कद से परेशान है, जलन का शिकार है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते हम लोग ढंढोरा पीट के बिगाड़ रहे हैं, जबकि असलियत कुछ और है। अब इतना बड़ा बुत जो सरदार पटेल का बना था वो कहां बना था? चीन में बना था। इसी तरह से आप ये समझ लीजिए, हम दो एशिया के वो देश हैं जिनका भविष्य है। तो जब भविष्य हमारे सामने है, हमें अपनी परेशानियों को उछालने के बजाय हमें शांतिपूर्वक एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। क्यों? मैं बता देता हूं, क्योंकि आदमी को असलियत देखनी चाहिए। आज हमारे रिश्ते हमने नेपाल के साथ खराब कर दिए। यहां पर हमने देखा रानी जिंदा द्वितीय सिख युद्ध के बाद नेपाल गई थी, हजरत महल लखनऊ में हार के बाद नेपाल गई थी। हमारे यहाँ जो सेना है उसमें जो गोरखे हैं वो नेपाल के हैं। तो आप ये समझ लो, आज हमारी परिस्थिति जो नेपाल के साथ है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ हम नोट कर रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में भी परिस्थिति ठीक नहीं है। हमारा ये कहना है, ऐसे समय पे हम चुप रहे तो अच्छा है। अच्छा, चीन आपको आंख दिखाता रहे और आप चुप रहे, बहुत बढ़िया सर। चाइना आंख दिखाता रहे और हिंदुस्तान चुप रहे सर। नहीं, आप क्या ये इसी असलियत की बात कर रहे हैं? आपकी नजर में चीन के सामने हिंदुस्तान को सरेंडर कर देना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप मुझसे? रविंद्र रैना क्या कह रहे हैं? यही तो चीज कभी सरेंडर होती है? आपने कभी सर अभी आपने क्या कहा? हिंदुस्तान को चुप रहना चाहिए। क्यों चुप रहना चाहिए हिंदुस्तान को? घर में कोई घुसेगा तो चुप रहेगा हिंदुस्तान? देखिए, चाइना हमारा दुश्मन है। चाइना ने जम्मू कश्मीर बातचीत करनी चाहिए। सर सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए। रविंद्र रैना के साथ छल किया है, कपट किया है, और चाइना ने हमेशा भारत की पीठ पर छुरा घोंपा है। सारी दुनिया जानती है कि लद्दाख हो या नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हो, सिक्किम हो, अरुणाचल हो, चाइना ने हमेशा भारत की सीमा को लेकर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़े किए और गलत तरीके से खड़े किए। चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को हथियार दिए, आतंकवादियों की सपोर्ट की। चाइना ने हमेशा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूनाइटेड नेशन में हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे खूंखार आतंकवादियों को हमेशा बचाया। चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और चाइना ने हमेशा भारत के साथ शत्रुता की। चाइना पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो लद्दाख के अंदर हो रहा है, चूंकि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस सारे यहाँ के क्षेत्र को देखता हूं, एक बात पक्की है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं, ये नरेंद्र मोदी साहब का हिंदुस्तान है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी देता हूं। इस वक्त जो इन्फेंट्री डिवीजन भारतीय सेना का लद्दाख में है, जो हमारी डिप्लॉयमेंट नोब्रा वैली, जिसका जिक्र यहां अभी रिवर और वैली गलवान का किया, शौक रिवर का किया, या चांगथांग जो पूर्वी लद्दाख है। चांगथांग वो भाग है जहां हमारे न्योमा, ल्योमा,
हेनले, फुकचे, डीओबी के साथ साथ ये जो हमारा फॉरवर्ड पोस्ट आती है ईस्टर्न लद्दाख और जो नॉर्थ लद्दाख है जिसको हम उत्तरी लद्दाख जो सियाचिन ग्लेशियर और नोब्रा वैली आती है, दोनों रीजन्स के अंदर भारतीय सेना की जबरदस्त डिप्लॉयमेंट है। इन्फेंट्री डिविजन्स पूरी पावर के साथ, पूरी मिलिट्री माइट के साथ भारतीय सेना की वहां तैनाती की गई है। लेह के अंदर इंडियन एयरफोर्स की ठीक ठाक वहां डिप्लॉयमेंट है। किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। चाइना को घबराहट है। ये चाइना की जो हलचल हो रही है इसके पीछे भारत की ताकत है, इसके पीछे हिंदुस्तान की सरकार के जो निर्णय लेने की क्षमता है। हमने डोकलाम में चीन को पीछे हटाया, हमने डोकलाम के अंदर हमारी सेना ने चीन को पीछे खदेड़ा और पिछले दिनों जो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि मौसम विभाग गिलगित बल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मौसम की जानकारी देगा, उससे पाकिस्तान तो तिलमिलाया, चीन भी तिलमिलाया, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर इस पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगित बल्टिस्तान वहां बड़े पैमाने पर चाइना ने पैसा इन्वेस्ट किया है और चाइना को पता है आज नहीं तो कल गिलगित बल्टिस्तान और पूरे पीओके के अंदर तिरंगा झंडे लहराएंगे। इसलिए चाइना ठीक है सर, वो भारत सरकार अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी है। प्लीज सर, मेरे साथ और भी मेहमान है, मुझे एक कमेंट उनका भी लेना है। प्लीज मैं आगे आपके पास आऊंगी सर, आगे आऊंगी आपके पास अगला कमेंट लेने के लिए, आगे मैं आपको फ्लो दूंगी। हमारे साथ स्तोपदन जी भी हैं। स्तोपदन जी, एज एन एक्सपर्ट, अभी जो हालात है, अभी जो तस्वीर है, आप उसको कैसे देखते हैं, आप उसे कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं उसी जगह से आता हूं, उसी गांव से आता हूं जहाँ पे चीन अभी बैठा हुआ है। तो मुझे ज्यादा चिंता है आप लोगों से, आप लोगों की जो टीवी पे भाषण दे रहे हैं उससे चाइना हटेगा नहीं। वो उनको हिंदी समझ में भी नहीं आता है, वो नहीं हटने वाला है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, मुझे चिंता है अगर वो गलवान वैली के अंदर घुस गया तो पूरा शायोक चला जाएगा, और शायोक चला जाएगा तो नुब्रा चला जाएगा, नुब्रा चला जाए तो फिर नीचे इंडस भी चला जाएगा, फिर हमारा कोई डिफेंस रहेगा नहीं। हम बहुत चिंतित हैं, बॉर्डर पर रहने वाले लोग बहुत ही चिंतित हैं। ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं पिछले 40-50 सालों में। 62 के टाइम पे तो हम तो जन्म भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। किसी हालत पे भी ये जगह तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसके लिए चाहे वो युद्ध करना पड़े, मरना पड़े, इसको तो रोकना पड़ेगा, या बातचीत से अगर होता है तो ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बार डोकलाम जैसा सिचुएशन भी नहीं है। टेरेन उनके फेवर में है, हमारे पास इक्विवेलेंट फौज है, हम टक्कर ले सकते हैं। लेकिन सोल्जर अकेले से नहीं होगा, क्योंकि जब तक एयरफोर्स यूज नहीं करेंगे इसमें सिचुएशन ऑल्टर होने वाला नहीं है ग्राउंड पे, क्योंकि सारे माउंटेन्स होंगे इधर, और उनकी जो है वो टेरेन उनमें उनके लिए थोड़ा सुटेबल है अटैक के लिए। तो ये तो अच्छी बात है। और मुझे ये समझ में नहीं आता अभी ये टाइमिंग इस तरह कैसे हो गया कि है। तो ये सच है कि ये पिछले 1978 जो डेंग ज़ाओपिंग के फॉरवर्ड पॉलिसी था, तब से वो घुस रहे थे, एक एक इंच करके घुस रहे थे। पूरा हमारा ईस्टर्न लद्दाख के बहुत सारे जो नोमैड्स के चरागाह हैं वो सारा लॉस हो गया। हम तो चिल्ला चिल्ला के थक गए, हमारा कोई सुनता भी नहीं है, हमारा कोई आवाज नहीं है, कोई शक्ल नहीं है। और देखते हैं, मैं नरेंद्र मोदी भाई जी का बहुत ही उनको वो क्या कहते हैं, उनका प्रेस करता हूँ, वेलकम करता हूँ। लेकिन उनको एक अच्छा सपोर्ट मिलता अगर वहां कोई चीफ मिनिस्टर ऑफ लद्दाख भी होता था। लद्दाख को यूटी तो बना दिया, लेकिन उसका ना कोई आवाज है, ना कोई अकल है। आप तो सुनाई नहीं देता, आप ही लोग क्या करो, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो जब तक हिस्सा नहीं है, और चीन है यहाँ कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे एक गवर्नर रखा है, वो बाहर से आया है, उनको क्या लेना देना है। तो ठीक है, वो टेक्निकल चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, लेकिन वो उस जगह को अच्छी तरह से देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप ग्राउंड रियलिटी को समझिए। तो मोदी हाथ और भी बढ़ता कि वहाँ पे लोगों को आगे चलते। ठीक है, शहरबाज हुसैन, आपका जवाब इस पर, आपका काउंटर। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। भारत सरकार पूरी तरह उस पर नजर रखे हुई है, और यूटी बनाया, उसके बाद जो दिक्कतें हैं और जो वहाँ के लोगों में, तो यूटी बनने से बहुत खुशी है, पूरी नजर केंद्र की है। लेकिन जहां तक चाइना का मामला है, चाइना के मामले पर
पूरी तरह हमारी आर्मी और हमारी सरकार जागरूक है। जहां तक चोपड़ा जी का सवाल है, चोपड़ा जी जब भी बैठते हैं वो चाइना का पक्ष क्यों लेते हैं? भाई आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरह आप बोलते हैं। आप जब भी डिबेट में आते हैं आप चाइना की तरफ से ही बोलने लगते चोपड़ा जी। ये अपने देश के लोग देखते हैं क्या हो जाता है आपको। अपने देश का पक्ष लीजिए ना। ठीक है, आपको ऐसा लगता है जैसे चाइना को बेल आउट देना चाहते हैं। ठीक, चोपड़ा जी ऐसा मत कीजिए, अपनी देश अपनी माटी उसकी तरफ रहिए थोड़ा। ठीक, जवाब लेते हैं सुनीत चोपड़ा। क्या करेंगे? ये दिल चाइना के लिए क्यों धड़क रहा है? चाइना के सामने चुप होने की बात आप क्यों करते हैं? आपके लोग भूखे मर रहे हैं, आप कर क्या रहे हो? तो क्या करें? तो आप क्या खिला रहे हैं? आप वहाँ चाइना का पक्ष लेंगे? आप चाइना मेरा ये कहना है चाइना को उनसे बात करो। मोदी कभी झूठ भी बोलते हैं, बुजुर्ग आदमी है, ऐसे बोला जाता है अपने मुल्क के खिलाफ बोलेंगे चोपड़ा जी? चाइना का झंडा लाल है, आपका भी लाल है, तो तिरंगा भूल जाएंगे? अपने मुल्क के साथ रहिए। आपको तो भगवान चाइना के पक्ष में क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? किस तरह की जबान बोल रहे हैं चोपड़ा जी? इतने वरिष्ठ आदमी होकर आप पहले भी डिबेट में मैं जुड़ा था, चाइना का पक्ष ले रहे थे। चाइना पूरे वायरस से भी बड़ा खतरा है। चाइना पूरे दुनिया बड़ा, चाइना की वजह से इतना बड़ा संकट है। दो शब्द नहीं बोलते उनके लिए। आप अपना पक्ष को कमजोर करने लगे। नहीं है, देश के लोगों को सही बात कर सकते हैं वो करें। तो देश में कम्युनिस्ट पार्टी से लोग नाराज हो गए। समुद्र के आपके यहाँ अच्छी तरह बात करने वाले लोग जो हैं उनको। ठीक है, कर्नल टिक्कू हमारे साथ है। प्लीज प्लीज सुनीत चोपड़ा जी सर, मोदी विरोध कर लीजिएगा सर। मोदी विरोध और देश विरोध में थोड़ा सा तो फर्क समझ लीजिए सर। मोदी विरोध और देश विरोध में थोड़ा फर्क समझ लीजिए सर, जनता से प्लीज प्लीज। कर्नल टिक्कू, ये किस तरह की बातें हो रही हैं? सुनीत चोपड़ा कह रहे हैं हिंदुस्तान को चुप लगा देना चाहिए, चुप रहना चाहिए हिंदुस्तान को, जबकि भारत सरकार ये साफ करते हुए ना तो वहां पर जो सैनिक डिप्लॉयमेंट है उसमें किसी तरह की कमी होगी, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो काम चल रहा है उसको रोका जाएगा। इंडिया का मैसेज क्लियर है, जैसे को तैसा। आप इज्जत देंगे, हम इज्जत देंगे। आप सैन्य कार्रवाई करेंगे, हम भी जवाब देंगे। दिल्ली तक आदित्य जी, मैं ये डिबेट सुन नहीं पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। प्लीज वन बाय वन, एक साथ नहीं, वन बाय वन। जो स्पेसिफिकली आपने मेरे से सवाल पूछा, इसमें आपको हैरान नहीं होना चाहिए। आजादी के बाद जो इंडिया चाइना, इंडिया रशिया रिलेशनशिप में कम्युनिस्टों ने हमेशा ही चाइना का साथ दिया। 62 वॉर में आपने स्टेटमेंट्स पढ़ी होंगी अभी तक कि इन्होंने क्या क्या हमारे देश के बरखिलाफ बोला। इनके लिए पार्टी और आइडियोलॉजी देश से ज्यादा बड़ा है और वो उसी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए अगर ये कहते हैं कि इंडिया को चुप रहना चाहिए तो ये इनकी पॉलिसी के मुताबिक, इनके लिए देश का कोई मतलब नहीं है। जहां तक इंडिया की बात है, देखिए हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है, उन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जमीन के ऊपर जितनी भी हमें टैक्टिकल कार्रवाई करनी पड़ेगी हम करेंगे, क्योंकि ये 1962 का भारत नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुका है भारत। अगर चाइना ये सोचता है कि वो हमें थ्रेटन करके, वो अपनी ताकत दिखाकर हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मॉडिफाई करेगा उनके हिसाब के मुताबिक, तो ये इंडिया को कभी मंजूर नहीं होगा। और वो ट्राई कर लें, वो जितना भी ट्राई कर रहे हैं वो कर लें जो करना है उनको, बाकी लेकिन जवाब तो फिर हमारी इंडियन आर्मी देगी ना उनको हर जगह में। तो कम्युनिस्ट लोग क्या इंडिया में बोलते हैं इस पर हमें, मुझे नहीं लगता कोई हमें कोई टिप्पणी भी करनी चाहिए। इन्होंने हमेशा एंटी इंडिया स्टैंड लिया है। तो भारत की आर्मी का वो 5 फिंगर एरिया में हो, पेंगोंग त्सो में या गलवान एरिया में, दौलत बे गोल्डी के ऊपर हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है। और उसकी जो उसको वायलेट करेगा हम एक्शन ले लेंगे। तो चाइना को ये बात थोड़ी देर में समझ में आएगी, और डोकलाम में जैसे उनको समझ में आई थी। कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता कि किसी ने आपको थ्रेटन किया और आप विड्रॉ कर गए अपने। ठीक है, छोटा सा कमेंट में रविंद्र सचदेव का ले लेती हूँ यहाँ पर सर, आगे फ्लो दूंगी प्लीज, मुझे उसके बाद ब्रेक में जाना है। रविंद्र जी 30 सेकंड्स में सर आपका पहला रिएक्शन। चीन बेसिकली जो कुल मिला के कोरोना काल में वो कॉर्नर्ड है, पूरी दुनिया में उस पर थू-थू हो रही है, उसी को काउंटर करना चाह रहा है, ध्यान भटकाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है चीन?
चीन वो सारी चीजें करना चाह रहा है, पर मैं एक अलग पॉइंट कहूंगा जो किसी ने भी टच नहीं करा। चाइना ये इसलिए भी कर रहा है ताकि इसके चलते भारत में टेंशंस हो, दुनिया में खबर जाए कि इंडिया में बॉर्डर में टेंशंस है, जिसके चलते भारत के अंदर निवेश आने में रुकावट हो। देखिए, जो बिजनेस इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा चाहते हैं पीसफुल क्लाइमेट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स। अब चाइना से जो कंपनीज हट रही है अमेरिकन और जापानीज प्रेशर के अंदर सरकार के, वो लोग देख रही है यहां इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मैक्सिको कहीं भी जाए, भारत एक अट्रैक्टिव या पॉसिबल कैंडिडेट है। ऐसे में अगर भारत में ये टेंशन्स बढ़ेंगी तो लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स जो है उनके विचार में आएगा मे बी हमें भारत को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहां पर रीजन में टेंशन्स होती है, जो कि हर बिजनेस का लॉजिकल डिसीजन होता है। तो चाइना का एक ये बहुत तगड़ा ऑब्जेक्टिव है, अदर देन द जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है चाइना का कि इंडिया के आसपास बाउंड्री में टेंशन्स क्रिएट करके दिखाना दुनिया को कि इंडिया में टेंशन्स, वरी, सो इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट सेफ। ठीक, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकेंगे, लेकिन चाइना की बात तो हम कर ही रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पाकिस्तान की बात भी करेंगे, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का अलायंस है, और साथ ही बात कांग्रेस पार्टी की भी करना जरूरी है। ट्वीट को लेकर सेना की तारीफ में, शान में कसीदे पड़े गए थे उस ट्वीट में, तो कांग्रेस पार्टी को उस ट्वीट से दिक्कत क्या हुई है, उस मैसेज से दिक्कत क्या हुई है, उस पर भी विस्तार से बात ब्रेक के उस पार। आप रहिए हमारे साथ। तो जी न्यूज पर लगातार बड़ी बहस जारी है। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कोरोना काल में बॉर्डर पर शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपनी जलन को छिपाने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि ऑल इज नॉट वेल इन इंडिया। अब बात पाकिस्तान की भी करेंगे, क्योंकि चाइना का बहुत ट्रस्टेड पार्टनर है, एक तरह से दोनों का अलायंस है हिंदुस्तान के खिलाफ। तो उस लिहाज से देखिए, इस समय आप तमाम डिटेल्स जो देख रहे हैं, कैसे भारतीय सेना और चाइनीज सेना आमने सामने है। भारत कैसे अपना रुख स्पष्ट किए हुए है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे सैनिकों की मौजूदगी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम हो। लेकिन रविंद्र रैना जी, पाकिस्तान भी तो कम नहीं है, सेना से हार गया तो अब प्रोपेगेंडा पर आ गया, आपका भी इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, फेक न्यूज फैलाई जा रही है। जी, लगातार पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार के प्रोपेगेंडा हो रहे हैं। जो देश दुश्मन ताकतें हैं, जो भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले हैं, वो इस प्रकार की कुटिल चालें चल के, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेरे नाम से झूठी खबरें प्रकाशित करके जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब करने की कोशिश हो, या हमारे जो सुधीर चौधरी जी हैं, जो डीएनए जी न्यूज के ऊपर कार्यक्रम आता है, उनको फोन भरे कॉल देना, धमकी देना, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को सामने लाया, लैंड जिहाद को सामने लाया। तो पाकिस्तान हो या चीन हो, ये इस समय खुरापात करने में सबसे आगे हैं। लगातार बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, घुसपैठ आतंकवादियों की कराई जा रही है, और कोरोना से ग्रसित जो आतंकवादी हैं उनको कश्मीर में भेजकर कश्मीर के लोगों को कोरोना से ग्रसित करने की साजिश पाकिस्तान कर रहा है। उनके ऑडियो क्लिप्स, उनके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हमने ट्रैप किए हैं। इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी बौखलाहट है, और ये दोनों देश जानते हैं, चीन भी जानता है और पाकिस्तान भी अच्छे तरीके से जानता है कि भारत के अंदर इस समय जो सरकार है वो एक मजबूत सरकार है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार निर्णय लेने वाली सरकार है। पाकिस्तान ने अगर दुस्साहस किया तो घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी की और बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक भी की, आतंकवादियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा। धारा 370 और 35 को जो अलगाववाद की धाराएं थी, इनको हटाकर जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ किया। इस समय देश के अंदर जो सरकार है, ये भारत माता की सरकार है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार है, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार। इसीलिए चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, जो हमेशा भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपते थे, इस समय तिल मिला रहे हैं। इस समय ये परेशान है, ये भारत की ताकत से परेशान है, इंडियन मिलिट्री माइट से परेशान है, इंडियन एयरफोर्स से परेशान है। कोई घबराने की बात नहीं है। चाइना और पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के अंदर बेनकाब हो गए हैं। इनके काले कारनामे, इनकी काली करतूतें, मानवता के ऊपर एक बदनुमा काला धब्बा है चीन, जिसने कोरोना वायरस बनाया, और आतंकवाद को जन्म देकर बेगुनाह लोगों की हत्याएं करता पाकिस्तान भी मानवता के ऊपर एक कलंक है। सुनील चोपड़ा जी, आपकी तो हंसी थम ही नहीं रही है सर, इतना मुस्कुरा रहे हैं सर, ऐसा क्या गम है जिसको छिपा रहे हैं कि इतनी मूर्खता की बातें ये कर रहे हैं। ये पता नहीं क्या बात करेंगे चाइना के साथ।
मैं तो ये आपको उम्मीद सेना की करता तारीफ हूं मूर्खता जो ये लगती अपने है? आप को विश्व सुनील गुरु चोपड़ा कहते जी, हैं। सुनील चोपड़ा जी, आपको सेना की तारीफ मूर्खता लगती है सर? कहते हैं तो विश्व चाइना गुरु को की चाइना भूल जाए। मानसिक ताकत ये है। कम्युनिस्टों का भारत नहीं है, ये कांग्रेसियों का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी साहब और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का भारत है। और चाइना और पाकिस्तान अगर कोई देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, इनको घुस घुस कर मारेंगे। इनको किसी को गलतफहमी होगी। ये 1962 के उस समय का भारत नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू की सरकार नहीं है, कांग्रेसियों की और कम्युनिस्टों की सरकार नहीं है। उन्होंने चाइना के साथ मिलकर भारत का हमेशा अपमान किया। रविंद्र रैना जी सर, एक सेकंड सर, रविंद्र रैना जी सर, प्लीज, आपको अनइंटरप्टेड बोलने दिया गया था सर, प्लीज, टेक्नोलॉजी के लिहाज से जरूरी है सबकी आवाज क्लियर आए। एक सेकंड सर, प्लीज। सुनील चोपड़ा जी, बात है कि लोग चीन से बाहर आ रहे हैं, 16% आपके हिंदुस्तान से भी बड़ी कंपनियां। सुनील चोपड़ा जी, नहीं, आप मुझे पहले ये बताइए, मूर्खतापूर्ण बात क्यों लगी आपको सेना की तारीफ सर? मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ पहले, मुझे उससे बहुत आपत्ति है सर। मेरा ये कहना है, देशों के रिश्ते सेनाओं पे नहीं बने होते। सेना तो एक हथियार होती है और रिश्ते होते हैं जहां पर अगर आप विश्व गुरु हो। सर, आपके लिए सेना हथियार होगी सर, आपके लिए सेना हथियार होगी, आपके लिए सिर्फ एक टूल होगी सर, आपके लिए होगी, लेकिन दूसरे देशवासियों के लिए नहीं है सर। होती है, बड़ी तकलीफ है आप लोगों को। चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए इन कम्युनिस्टों को। ये देश के सबसे बड़े धोखेबाज और देश के गद्दार हैं ये कम्युनिस्ट लोग। उनको रोटी दे सकते हो ना, आप उनके लिए कुछ कर सकते हो। कम्युनिस्टों को तकलीफ इसलिए हो रही है कि भारत मजबूत हो रहा है। आज जब भारत देश मजबूत हो रहा है, इन कम्युनिस्टों को तकलीफ हो रही है। ये कम्युनिस्टों का हिंदुस्तान नहीं है, ये कांग्रेसियों का हिंदुस्तान नहीं है, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है और नरेंद्र मोदी साहब का हिंदुस्तान है। अगर कोई छेड़खानी करेगा तो छोड़ेंगे नहीं, वो पाकिस्तान हो या चीन हो, किसी को गलतफहमी होगी। चोपड़ा जी, कुल मिलाकर आप ये चाहते हैं, कुल मिलाकर सर आपकी बात इस पूरी डिबेट में मुझे समझ में आ गई, क्योंकि हमारे एक दर्शक ने हमसे सवाल भी पूछा, आपको बता देती हूँ उनका सवाल क्या था। उन्होंने सवाल ये पूछा, सुनील चोपड़ा जी चाइना से बोल रहे हैं क्या? क्योंकि लग नहीं रहा हिंदुस्तान में ही बैठा हुआ कोई व्यक्ति बोल रहा है। ये हमारे एक दर्शक का ट्वीट आया जो मैंने आप तक पहुंचाया है सर। आप सोच लीजिए आप कहां बोल रहे हैं, आप सोच लीजिए आप कहां बोल रहे हैं। जब आप सेना को हथियार बताने लगते हैं, उनके स्ट्राइक के सबूत मांगने लगते हैं, जब आप चाइना के सामने सरेंडर करने लगते हैं, तो सर किस तरह की सियासत बची है? हिंदुस्तान की जगह है आपकी सियासत में सर? देश हित है आपकी सियासत में सर, या बस मोदी विरोध में सब कुछ कुर्बान कर दिया आपने? शुभ्रांशु राय, इनको तो सेना की तारीफ मूर्खता लग रही थी, लेकिन जरा वो ट्वीट लेकर आइए प्लीज, अधीर रंजन चौधरी का ट्वीट लेकर आइए। ये अधीर रंजन चौधरी ने क्या गलत बोल दिया था? शुभ्रांशु राय, तो कह दो हम नहीं, ये क्या गलत बोल दिया था? बी केयरफुल चाइना, इंडियन फोर्सेज नो हाउ टू डिफेंड द वेनमस स्नेक लाइक यू, एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग द सिनिस्टर डिजाइन ऑफ येलो एक्सप्रेशनिस्ट, यानी विस्तारवादी चाइना की नीति पूरी दुनिया देख रही है। हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि ताइवान को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे दे। क्या 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 बुरा लग गया? सेना की तारीफ अच्छी नहीं लगी? शुभ्रांशु राय, अधीर रंजन जी ने क्या बोला था, ये तो अधीर रंजन जी ने क्या बोला था वो बताएंगे, लेकिन मैं 2-3 बातें और आपको बताता हूँ। आपके भी से पहले जो फुंगसुक साहब ने बड़ा सुंदर जिक्र किया कि वो एक इंच चाइना बढ़ता गया, और मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान है 2019 और 2014 के बाद वाला हिंदुस्तान है, सशक्त हिंदुस्तान है। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं, शायद रविंद्र रैना भूल गए और आप भी भूल गई हैं। 2019 के बाद जब पार्लियामेंट का पहला सेशन हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर्थ ईस्ट से, स्पेशल राज्य अरुणाचल से, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये अपील करी थी कि साहब अगर आज मैं अपनी बात नहीं उठाऊंगा तो आने वाली पुश्तें मुझे माफ नहीं कर पाएंगी कि हमारे राज्य में 40 किलोमीटर अंदर आ चुका है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इवेंट कंपनी है, इसने वहां उस दिन ध्यान नहीं दिया था। एक बात। दूसरी बात, ये सरकार थोड़ी गैर जिम्मेदार है भी, मैं मानता हूं कि इवेंट कंपनी वाली सरकार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आज हिंदुस्तान में पर डे एवरेज 6000 के आसपास कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। 1.5 लाख के आसपास हम हो गए हैं, लेकिन बिना बुद्धि, विचार और विवेक के किया हुआ कार्यक्रम, जिसमें आगे क्या करना है इसके ऊपर इस सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। इनके ये प्रवक्ता आकर लंबा
तस्वीर राहुल गांधी की भी ले आइए शुभराज राय, राहुल गांधी की तस्वीर भी ले लीजिए। इवेंट में मुझे बता रहे हैं ना दूसरों को, राहुल गांधी की तस्वीर। एक सेकंड रविंद्र रैना जी, एक सेकंड रुक जाइए रविंद्र रैना जी, फ्लोर दे रही हूँ आपको। राहुल गांधी की भी तस्वीर देख लीजिएगा सर, राहुल गांधी की तस्वीर भी देख लीजिएगा। और जब आप फंसने लगते हैं तो आप भागने लगते हैं। आपसे सवाल क्या था मेरा, सेना की तारीफ में क्या दिक्कत हो गई कांग्रेस को, क्या दर्द हो गया कि उसे हटवा दिया, क्या दिक्कत थी? सेना की तारीफ से तकलीफ क्या हो सकती है किसी को, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सुन तो लीजिए, आपने ये जो फोटोग्राफ लगाया बहुत बढ़िया है। इससे पहले वो मोदी जी का साबरमती के घाट पे झूलते हुए फोटो लगाई है। ऐसा निकम्मा हमने देश को प्रधानमंत्री दिया जिसके पास विजन नहीं है, उस आदमी के पास ये भी सोच नहीं है। भाषा का ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं बोलने के लिए फ्लोर देती हूँ मैं, कुछ भी बोलने के लिए फ्लोर नहीं देती हूँ मैं। किस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? भूल गए प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं इस देश के, रविंद्र रैना। नहीं सुनिए, मैंने जिस व्यक्ति को 130 करोड़ लोगों ने लोकप्रियता के शिखर पे चढ़ाया है, उस व्यक्ति ने विजन नहीं देखा और झूला झूल रहे थे साबरमती के किनारे पे। और आज देश के आपकी पार्टी के सांसद ने जब आपसे सवाल किया था पार्लियामेंट के फ्लोर पे, सेना का अपमान कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों की, अलगाववादियों की और देश दुश्मनता की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत देश के खिलाफ गद्दारी की है। भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपने का काम कांग्रेस शुरू है। चिल्लाने से आपकी बात सबको समझ जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना। गद्दार है। आप अगर डिफेंसिबल वाली सिचुएशन में है तो उससे आपकी बात समझ आ जाएगी, चिल्लाने से तो नहीं होगा, आप शब्दों का इस्तेमाल करने से तो नहीं होगा, प्रधानमंत्री को नाम बुलाने से तो नहीं होगा। शब्दों के इस्तेमाल पर ध्यान दीजिए आप, थोड़ा सा शब्दों के इस्तेमाल पर ध्यान दीजिए। आपको दूसरों के कहने पर दिक्कत हो जाती है। रविंद्र रैना की आवाज, सिर्फ रविंद्र रैना की आवाज टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड है इस वक्त। प्लीज मुझे क्लैरिटी चाहिए इस डिबेट में, सिर्फ रविंद्र रैना की आवाज। आदिति जी, ये जो अधीर रंजन ने अपना ट्वीट डिलीट किया है, ये श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दबाव के चलते किया है। अधीर रंजन चौधरी ने चाइना के खिलाफ एक ट्वीट लिखा और 24 घंटे के अंदर अंदर वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। किसके इशारे पर हुआ, किसके डायरेक्शन पर हुआ, किसके दबाव के चलते हुआ? सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दबाव के चलते अधीर रंजन चौधरी का वो ट्वीट उनको डिलीट कराना पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी ये देश के साथ गद्दारी कर रही है। आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तानियों की हमदर्द पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आप बोलिए शुभ्रांश राय, आप बोलिए। मुझे पूरी बात बोलने दीजिए, वरना बात का मतलब निकल जाएगा। फिर से 135 करोड़ लोगों के लोकप्रिय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। हम नहीं, हमारी बात अगर वो नहीं मान सकते तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर उनसे ये अपील करी थी कि सर, शुभ्रांश राय, मैं सवाल दोहरा देती हूँ, आपको शायद सवाल सुनाई नहीं दिया था, आपको शायद सवाल सुनाई नहीं दिया। अधीर रंजन चौधरी का ट्वीट क्यों डिलीट कराया गया, जिसमें सेना की तारीफ की गई थी, वो ट्वीट क्यों डिलीट कराया गया है? आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, जिस दिन कोरोना संक्रमण पे बात करूंगी उस दिन मुझसे बात कीजिएगा, पहले तो आप ये दलील दे रहे थे। सवाल पे आ जाइए, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं है हिम्मत तो देश को बताना, सुन लीजिए, मैंने रुकी, आप बीच में मत बोलिएगा, बीजेपी का प्रवक्ता मत बनिए, ठीक है? आप मुझे मत बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं। सवाल पूछ रही हूँ चाइना को लेकर और कांग्रेस के ट्वीट हटवाने को लेकर, और आप मुझे कोरोना संक्रमण काल बता रहे हैं। दर्शकों के समय की इज्जत करती हूँ मैं, आपकी तरह नहीं कि पूछ रही हूँ सवाल मैथ्स का, जवाब देने लगे साइंस का। समझिए इस बात को, मुद्दे पर बात करनी है तो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। दर्शकों और हिंदुस्तान की आपको इतनी चिंता होती तो प्रधानमंत्री से आप सवाल करती कि आपने ऐसी विजन कौन सी व्यवस्था करी कि 6,000 के हिसाब से? मेरे सवाल मुझे डिसाइड करने दीजिए, आप मत बताइए, आप मत बताइए। देश हित और चाइना हित, देश हित और मोदी विरोध का फर्क आता है मुझे, आता है मुझे। ये देश के गद्दार हैं, सबसे बड़े गद्दार देश के अगर हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं, अलगाववादियों के समर्थक हैं, तो ये कम्युनिस्ट हमारे को पता है कि हमारा छुपा हुआ या हमसे सबसे ज्यादा कंपटीशन रखता है चाइना, जिसके साथ हमने ऐसा कौन सा विजन देखा जिसको बुलाकर उसके राष्ट्रपति को हम उसके साथ झूला झूल रहे थे? यही है विजन। ठीक है, आप वही पुरानी घिसनी बात अपनी दोहरा रहे हैं। कनन टिक्कू, उसके बाद क्लोजिंग कमेंट रविंद्र सचदेव, प्लीज। करना पड़ेगा ना, कनन टिक्कू का एक कमेंट,
कर्नल टिक्कू का कमेंट प्लीज। आदित्य जी, प्रॉब्लम ये है कि जो भी ये कांग्रेस और कम्युनिस्टों के प्रवक्ता यहाँ आते हैं, ये सब्सटेंटिव बात करने के बजाय प्रोपेगेंडा करते हैं, और ये जो कुछ बोल रहे हैं इसका डिबेट से कोई लेना देना नहीं है। हमारे सामने एक चैलेंज है आज, और वो चैलेंज जो है एक मिलिट्री चैलेंज है। मिलिट्री चैलेंज इसलिए है कि जब कोविड का मामला खत्म हो जाएगा तो पूरा विश्व चाइना से सवाल पूछने लगेगा, तो उसके डिफेंस में ये पहले ही अपनी ऐसी कार्रवाई करते हैं कि पूरे विश्व का जो ध्यान है कहीं और बढ़ जाए। लेकिन चाइना जो भी कर रहा है सरहदों के ऊपर, हिंदुस्तान के लिए जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हम उसको डिफेंड करेंगे किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर। वो कम्युनिस्ट यहाँ के माने या न माने, या कांग्रेस माने या न माने, उसको कोई ठीक, वो हिंदुस्तान की सोवरेनिटी का सवाल है। रविंद्र सचदेव, क्लोजिंग कमेंट आपका सर। या 2-3 पॉइंट्स। देखिए, चाइना का ये कॉकटेल बन गया एक्चुअली, जो आज हम फेस कर रहे हैं। ये कॉकटेल है कोरोना प्लस चाइना, 2C कॉकटेल या जो भी कहिए। 1 सेकेंड, जो बॉर्डर में सिचुएशन है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अभी तक कभी ऐसे नहीं हुआ। स्कर्मिशेस होती तो 150 चाइनीज अंदर आते थे, बाहर जाते थे। इस समय अंदाजन करीब 10,000 से 12,000 चाइनीज सोल्जर्स आर इनसाइड इंडियन टेरिटरी, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें कुछ बड़ी अजीब गेम चल रही है इसमें चाइना की। बट चाइना ये केवल भारत के साथ ही नहीं, चाइना ताइवान और हांगकांग के साथ भी कर रहा है। तो अगर हम बिगर पिक्चर में देखें तो शायद चाइना ने जो अपनी ड्रीम थी ना 2049 तक इंटरनेशनल सुपर पावर बनने की, अब ये जो सारी गैंगिंग अप हो रही है, तो ये हो सकता है कि चाइना अपनी ड्रीम को फास्ट ट्रैक कर रहा है कि अब तो सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, अब तो मैं खुल के खेलूं। यू नो, दैट्स वन। बट कमिंग बैक, एक हमें जो डिसएडवांटेज जो हमें मैनेज करना है इस समय, वो ये है कि अगर कंपनीज जो चाइना से उठे वो भारत आए, उसके लिए हमारे यहाँ पीसफुल एनवायरनमेंट होनी चाहिए। अगर चाइना ये करता रहा बॉर्डर में और ज्यादा फ्लेयर अप हुआ, तो हमें उसका नुकसान थोड़ा हो सकता है, क्योंकि कंपनीज विल अवॉइड कमिंग टू इंडिया। लास्ट पॉइंट में कहूंगा, काफी और चीजें, बट लास्ट पॉइंट में कहूंगा हमें असिमेट्रिकल हो जाना चाहिए। हम अभी तो हिमालयन बॉर्डर्स पे चाइना से काउंटर कर रहे हैं, हमारी इंटरेस्टिंग वहां पर हम इनसे फेस हैंड टू हैंड जाएं, पर हमारे पास इंटरेस्टिंग कैपेबिलिटीज है समुद्र में। हमें ओशन में, सीज में चाइना को काउंटर करना शुरू करना चाहिए। वहां पर हम चाइना को एक अगेन स्ट्रॉन्ग पोकिंग मैसेज दे सकते हैं कि आप अगर वहां कुछ कर रहे हैं तो हम यहां कुछ कर सकते हैं। ठीक सर, आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो बॉर्डर पर तो आप दुश्मन से लड़ सकते हैं, आप आतंकियों से भी लड़ सकते हैं, लेकिन आप उन लोगों का क्या करेंगे जो मोदी विरोध और देश विरोध में फर्क नहीं कर पाते हैं? सवाल आपके पास ही छोड़कर जारी, जवाब हम और आप सब जानते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.